नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निश्री भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। करीब 3 दर्जन से ज्यादा योजनाओं पर काम जारी है। अक्टूबर तक सभी कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। मेला अधिकारी सोनिका खुद ग्राउंड जीरो पर निगरानी कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। CCR-2 भवन निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ये कैसा अत्याधुनिक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है जिससे भीड़ नियंत्रण को रोका जा सके और इसको नियंत्रित किया जा सके और ऐसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर नजर बनी रहे। निर्माण कार्य में तेजी लाने और संसाधनों की उपलब्धता निर्देश दिए गए हैं। 31 अक्टूबर तक सभी कार्य पूरा करने की डेडलाइन जारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे प्रहार किया और कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि महिला आरक्षण का मुखौटा पहनकर बीजेपी सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का शोषण होता है, उसकी निर्मम हत्या होती है, सारा का सारा उत्तराखंड सड़कों पे उतर जाता है। आरोपी आपके दल का नेता और उसका बेटा, आप चुप रहे। आपसे क्या महिला अस्मिता की हम उम्मीद कर सकते हैं? आपने एक बात सही कही थी अपने भाषण में, महिलाएं अपना अपमान नहीं भूलती। इस देश की एक भी महिला इन सारे वाक्यों को नहीं भूली है। वो नहीं भूली है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक मंच पे जब खड़ा होता है तो कांग्रेस की सबसे शीर्ष नेतृत्व की महिला को, जो गरिमा और प्रतिष्ठा की पहचान है, जिन्होंने अपना सुहाग इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा ज्यादा सालों से झेल रही है जितने सालों से वो सुहागन नहीं रही थी इस देश में, उस सोनिया गांधी जी को आप कांग्रेस की विधवा बुलाते हैं। आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाते हैं। आप शायद दाम्पत्य के सूत्र की पवित्रता को नहीं समझ सकते, लेकिन ये प्रदेश की महिलाएं समझती हैं। आप एक सांसद को शूर्पणखा बुलाते हैं। आप बंगाल जाकर एक मुख्यमंत्री को, जो सड़क के लफंगे ना कहे वैसे दीदी ओ दीदी करके बुलाते हैं। आप कहते हैं महिलाओं की फोटो अचार के डब्बे पे लगा दो, अचार ज्यादा बिकने लगता है। आपको सब लगता है महिलाएं ये सब भूल चुकी है। महिलाएं इसमें से एक भी बात नहीं भूली है और महिलाएं अपने तिरस्कार का, अपने अपमान का बदला जरूर लेंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अपमान नहीं भूलती। वो नहीं भूली कि उनके आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा आप हैं। आप चाहिए तो आज अपनी 543 आमों की इस टोकरी में से 181 आम महिलाओं को दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के विरोधी हैं। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? और आप बात करते करते बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो पूछा जाएगा आपसे, आपने क्या आम राय बनाई? आपने एकाएक क्यों सदन की कार्रवाई बुलाई? आपको 3-3 चिट्ठियां लिखी गई। राहुल गांधी जी ने आपको पहली चिट्ठी 2018 में लिखी और उसके बाद 3 चिट्ठियां लिखी गई कि सदन की कार्रवाई 29 अप्रैल के बाद कीजिए, जब दोनों राज्यों का चुनाव खत्म हो जाए। आप नहीं माने, आपने फिर भी कार्रवाई करी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मैसेज भेजना चाहते थे कि मैं महिला के सम्मान में खड़ा हूं। ऐसा क्यों पड़ा? ऐसी मजबूरी क्यों हुई? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि आपके खिलाफ बड़े भद्दे और बड़े काले लांछन लग रहे हैं? और हम नहीं लगा रहे हैं, वो लांछन आपके लोग लगा रहे हैं। जिन लोगों ने आपका समर्थन किया, जिन लोगों ने आपकी कहानियां लिखी, जिन्होंने आपको महामानव बनाया, आज वो आपसे पलटकर आपके ऊपर चारित्रिक खनन के सवाल लगा रहे हैं। क्या इसी मजबूरी के चलते तो आपने यकाएक बिना कुछ सोचे ये सेशन नहीं बुलाया और अब आप ढोंग कर रहे हैं? आप सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हम घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। मैं चाहती हूं आप घर घर जाइए, मैं चाहती हूं कि आप हर उस घर जाइए जहां पर महिला आपको बताए कि आपकी फेल्ड विदेश नीति की वजह से आज मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। महिला आपको बताए कि आपने महंगाई इतनी चरम सीमा पर ले गए हैं कि मेरी कमर तोड़ दी है। महिला आपको बताए कि इस देश में तमाम जगहों पर 21 जगह जहां पर आपकी सरकारें हैं,
हम असुरक्षित हैं, हमारा शोषण होता है, हमारा बलात्कार होता है, आप चुप रहते हैं। मैं चाहती हूँ आप घर घर तक जाएं, जहां पर जो मजदूर लौटे हैं, जो भर भर के ट्रेनें लौट रही है गांवों की ओर, क्योंकि गैस की किल्लत की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो लोग आपसे अपनी आपबीती बता सके। मैं चाहती हूँ आप आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान केदारनाथ धाम के कपाट दिनांक 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ होगा। कपाट खुलने के पावन अवसर पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से परंपराओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा अर्चना में सम्मिलित होंगे। वहीं कपाट खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। मेरा नाम पुष्पा बिष्ट है, इनका नाम नरेंद्र बिष्ट। हम लोग जय श्री केदार। मेरा नाम सौरभ कालरा है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड का निवासी हूँ और मेरा इस बार 8वीं या 10वीं बार श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे। हम लगभग हर वर्ष श्री केदारनाथ धाम दर्शन करने आते हैं। कपाट खुलने पे यहाँ आके जो अनुभव मिलता है, वो जो वाइब्स मिलती हैं, उसका अनुभव शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो इस बार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई है। जगह जगह पर सुलभ शौचालयों की व्यवस्थाएं, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे सुलभ शौचालय। ट्रैक पे सफाई कर्मचारियों की संख्या में मुझे ऐसा लगता है इस बार वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष को देखते हुए इस वर्ष उनमें भी वृद्धि की गई है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी सहायता कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत से सहायता मिल पा रही है। तो उत्तराखंड सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय बाबा केदार। मैं पंडित उमेश चंद्र पोस्ती, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित केदार सभा केदारनाथ। पहली बार तो ये इस बार जो है 2025 के बाद जो ये पहली व्यवस्था यात्रियों के हित में देखने को आई है कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो है कि 35,000 यात्री पर डे यहाँ पर यात्री स्टे कर सकता है, कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की यात्रियों की व्यवस्था को देखते, दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए पहले गत वर्ष ऐसा था कि यात्री 6-6, 8-8 लाइन पे खड़ा रहता था, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस बार जो मंदिर समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, श्री केदार सभा के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं 6-7 फीट ऊंची रेलिंग है। जो उस रेलिंग के अंदर जाएगा, बाहर का कोई यात्री उस साइड में नहीं घुसेगा और यात्री में जिसको 4 घंटे थे वो 1 घंटे के बाद भगवान के दर्शन करके बाहर निकलेगा। और विशेष ये कहा भगवान की चल बेगा डोरी जो है केदारनाथ धाम पहुंच रही है। कल जो है रावल जी और मुख्य तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो है भगवान के कपाट खुलेंगे और भगवान को समाधि से जागृत कर दिया जाएगा और जागृत होने के बाद वहाँ पे जो भगवान की अखंड ज्योति जलती है, जिस अखंड ज्योति के लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि 6 महीने जो है भगवान की अखंड ज्योति को जलाते हैं और 6 महीने के बाद अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं और उसके बाद भगवान भैरव जी के जब कपाट खुलेंगे उसके बाद सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, दर्शन पूजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और मैं समस्त देश विदेश यात्रियों को कहना चाहता हूं कि आप आइए श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम में किसी प्रकार कोई रहने से, खाने से किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर श्री केदार सभा एक बॉडी है जो यात्री सेवा के लिए खड़ी है। BKTC है, पुलिस प्रशासन है, NDRF है, SDRF है, सभी लोग यात्री की सेवा के लिए खड़े हैं। यहाँ पे आके बाबा के दरबार पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे दर्शन बहुत लोगों को नसीब नहीं होते, हमारे को ऐसे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हम पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य करे होंगे कि जो हम आज यहाँ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। रास्ते में बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हर जगह सुलभ शौचालय की सुविधा अवेलेबल थी। सारे श्रद्धालु साथ साथ चल रहे थे। खच्चर की भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। जहाँ तक कि जितने भी लोग थे सबने एक दूसरे का साथ हाथ बढ़ाया। जो कोई पीछे पड़ रहा था उसको पानी भी पिला रहे थे और साथ साथ सब चल रहे थे। सफाई भी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है उत्तराखंड सरकार ने सारे श्रद्धालुओं के लिए। जो यहाँ आता है उसको बहुत अच्छे दर्शन होंगे बाबा के। ये आप आएँ और बाबा के दर्शन करें। कपाट 6 महीने तक खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। जय केदार। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा प्रक्रियाओं के तहत मंगलवार को जोतर मठ स्थित नरसिंह मंदिर में वैदिक पंच पूजा का आयोजन किया गया। इसके बाद ढोल धमाऊ और सेना की मधुर बैंड की धुनों के बीच
बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई में आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी, गरुड़ जी की डोली और गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई। इस मौके पर वेद वेदांग सांस्कृतिक महाविद्यालय के आचार्यों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पर वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने परंपरा मंगल गीतों और साथ ही साथ भजनों के साथ देव टोलियों को भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर को लगभग 5 क्विंटल गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं नगर क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों ने आकर्षक रैली निकालकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गाड़ू गड़ा तेल कलश यात्रा पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। अब कल बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसके पश्चात 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसी के चलते विशेष तैयारियां चल रही हैं। मंत्रोच्चार के साथ विधिवत परंपरागत के तहत यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है और देव डोलियां प्रस्थान कर चुकी हैं, सीधे केदारनाथ धाम का रुख कर रही हैं और जल्द ही वो केदारनाथ धाम पहुंचकर उनका पूजन किया जाएगा और साथ ही साथ जल्द ही केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। अब इसी बीच केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इस खास पल के साक्षी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते नजर आएंगे, क्योंकि वो भी उस वक्त पूजा अर्चना करने के लिए धाम पहुंचेंगे और वो विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूरी परंपराओं के अनुसार ही पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे और इसके साथ सभी श्रद्धालु फिर एक एक करके अपने गंतव्य की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर वो केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे, केदारनाथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे और उसके तत्पश्चात ही बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले दिन खोल दिए जाएंगे। अब इसी की विशेष तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, विधिवत कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये गाड़ू गड़ा तेल की परंपरा होती है, इस यात्रा को निकाला जाता है, कलश यात्रा को, वो भी निकल चुकी है। तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पूजा अर्चना की जा रही है और उनको उनकी तपस्या से उठाया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है और इसी के चलते मंत्रों का उच्चार किया जाता है और मंत्रों के उच्चार से उन्हें जागृत किया जाता है और इसी को लेकर विशेष तैयारियां चल रही है। 50 क्विंटल से ज़्यादा फूलों से पूरे केदार नगरी को भव्य रूप दिया गया है, खूब तरीके से सजाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। संजय कुंवर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संजय, जानना चाहूंगी कि आखिरकार कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ विशेष तैयारियां चल रही हैं? निशि जी, कल जो भगवान केदार के कपाट खुलने हैं, साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धामों के कपाट खुल चुके हैं और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर बीकेटीसी प्रबंधन जो है पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ। केदारनाथ की बात की जाए तो आज जो है जो पंचमुखी डोली है वो केदारनाथ धाम में पहुंचेगी और कल जो भगवान केदार के कपाट खोले जाएंगे। अभी का अगर आपको जो हाल बता दूं तो केदारपुरी में जो है अभी जो मंदिर के पूरे परिसर की जो है साजो सज्जा चल रही है। जो भगवान केदार के जो पूरे मंदिर परिसर को जो है गेंदे, चंपा, चमेली पुष्पों से सजाया जा रहा है और पूरी तरह से जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं वो भी जो पूरी तैयारियों का जो है बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और वहीं पे मौजूद हैं और साथ ही जो स्थानीय कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो भी जो है अपनी दुकानों को सजाने में जुटे हुए और केदारपुरी पूरी तरह से जो है इस ग्रीष्मकाल के सीजन के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की भी जो वैदिक परंपरा है वो आज से शुरू हो चुकी है। आज सुबह नरसिंह मंदिर में जो है पंच पूजा के साथ जो मुख्य पुजारी रावल हैं वो देवडोलियों के साथ आज पहले पड़ाव पांडुकेश्वर पहुंच चुके हैं। कल जो है भगवान उद्धव और कुबेर के साथ जो है भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचेंगे और परसों सुबह 23 अप्रैल को जहां कल केदार धाम के कपाट खुलेंगे तो परसों वहीं 6:15 पे बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, और इसी को लेकर भक्तों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कि कब बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुले और वो दर्शन कर पाए। और इसी के साथ देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार प्रशासन की व्यवस्थाएं भी कितनी कामयाब साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।
विकासनगर क्षेत्र में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक ही दिन में 3 अलग अलग स्थानों पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया तो भूमि पूजन कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मेहुवाला मेहरा बस्ती में भी करीब 45 लाख से ज्यादा की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। राजकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय पश्चिमावाला में लगभग 77 लाख के ज्यादा लागत से ये प्रथम तल का कक्ष निर्माण किया गया है, जो बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में करीब 97,14,000 रुपए की लागत से खेल मैदान और 4 दीवारी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। एक प्रकार से जैसे एक रोड मैप में ड्रॉ कर लेता हूँ। अब चूंकि ये शिक्षा सत्र का प्रारंभ है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन कामों को मुझे कराना है उसको मैंने शिक्षा सत्र के दृष्टि से उसको प्लानिंग कर ली गई है, उसकी मैपिंग कर दी गई है प्रॉपर्ली, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसके माइलस्टोन तय कर दिया गया है कि किस समय तक हमें कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है। कुल मिलाकर के जिम्मेदारी भी बनती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, मेरी ज्यादा बनती है विधायक होने के नाते, कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान है, यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अमूमन बहुत सर्वसाधारण परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और मेरा एक ये लक्ष्य भी है कि मैं ये सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों को किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि प्राइवेट पब्लिक स्कूलों से पीछे छूट जाए, बल्कि पहली कतार में हम इन विद्यालयों को खड़ा कर सके, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसी क्रम में ये यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है चरणबद्ध रूप से हम कर रहे हैं, और दूसरे स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मैं निरंतर कर रहा हूँ। जो हमारे माननीय विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, उनका शिक्षा के प्रति और खासकर जितने भी मतलब विद्यालय हैं इस क्षेत्र के, केवल हमारे विद्यालय में सारे विद्यालयों के प्रति उनकी ये धारणा है कि विद्यालयों का कम से कम उसमें जो इंफ्रा है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो विद्यालय है ना, इनमें गरीब छात्रों के मतलब गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो हमारे विद्यालय में एक तो यहाँ पर ये एक स्टेडियम बनना है, और स्टेडियम बनने के साथ साथ माननीय विधायक जी ने हमें ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है हमारी, चूँकि ये बिल्डिंग हमारी लगभग 60 साल पुरानी है और इसमें बहुत कुछ करने को शेष है, मरम्मत मांग रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग। तो माननीय विधायक जी ने पूरा ये आश्वासन दिया है और उनकी नज़र रहती है उनकी। हम बहुत बहुत आभार, हम हमारा पूरा विद्यालय परिवार माननीय विधायक जी का आभार प्रकट करते हैं। उनकी पूरी नज़र रहती है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र छूट ना जाए, और खासकर शिक्षा को तो बहुत ज़्यादा वो प्रमुखता से वो लोग देख रहे हैं। तो हमारे विद्यालय के लिए इसमें जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो थोड़ा टूट फूट का कार्य है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, रंग रोगन नहीं है, कहीं प्लास्टर नहीं है, तो उसके लिए उनका कहना है कि ये इस काम को प्रमुखता से देखेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की तरफ भी उनका पूरा रुझान है। अगर ये स्टेडियम बन जाएगा तो यहाँ क्षेत्र के बच्चों के लिए खेलने की बहुत सुविधा हो जाएगी। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के जरिए डीएम को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें शहर की तमाम समस्याओं के समाधान की मांग की गई। सौरान धरना स्थल और कैमल बैक रोड पर किए जाने वाले कार्यों का विरोध किया गया। साथ ही मांग की गई कि शहीद स्थल चूल्हाघर पर भी शहर के कई समस्याओं को लेकर धरना देने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए। द्वारा 3 साल पहले भी दिया गया था, 10 सूत्रीय ज्ञापन एक दिया गया था, लेकिन उसमें भी आज तक मुझे कोई एक 10 सूत्रीय कामों का जो समस्याएं थी उनमें से एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी वो समस्याएं जस की तस है। आज भी मेरे द्वारा एसडीएम के माध्यम से डीएम को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया है, जिसमें एक तो जो एक तुगलकी फरमान एक आदेश जारी किया गया है कि धरना स्थल हवागर कैमल बैक पे बनाया जाएगा। वो एक हमारा हेरिटेज हवागर है जहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो उस हवागर का आनंद लेते हैं। पर्यटक शहीद स्थल से हमारी आस्थाएं जुड़ी है। वो शहीद स्थल जिसकी वजह से आज हमें उत्तराखंड राज्य मिला, वहां पर हमारी अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को छीना जाता है, हमारा धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को छीना जाता है, तो ये हमारे साथ न्यायोचित नहीं होगा।
हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति, क्योंकि वहां पर ना तो किसी तरह का पर्यटकों का अवरोध होता है, ना कोई सड़क पर जाम लगता है, और जो भी अपनी बात कहनी हो हमारे लिए शहीद स्थल उसके लिए उपयुक्त स्थान है। वही हमारा दूसरी ओर जो हमने दूसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जो मसूरी का जो 6 साल से लगातार कहा जा रहा है कि डिनोटिफाइड और अननोटिफाइड का सर्वे चल रहा है, उसमें करोड़ों रुपए सरकार के लग गए हैं, लेकिन अभी तक मसूरी को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। 6 साल से लगातार यही सुनने की आज होगा कल होगा, तो हमारा ये कहना है कि आप उसका गजट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, जिससे मसूरी का एक मास्टर प्लान बने और मास्टर प्लान के तहत मसूरी का विकास हो, जिससे सुनियोजित विकास यहाँ पर हो सके। कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, उसके तुगले के फरमान जो है मतलब वो जनता पे भारी पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ही देखिए कि जो धरना स्थल जहाँ पे हमारा शहीद स्थल था वहाँ पे होता था, और पीछे अब इन्होंने कैमल बैक पे जो है वो हेरिटेज प्रॉपर्टी में जो है धरना स्थल बना दिया। वो हमें अस्वीकार्य है और उसको जो है वापस शहीद स्थल पे ही धरना प्रदर्शन होगा, और हम भी वही करेंगे, चाहे जो भी हो धरना स्थल वही रहेगा। दूसरा, यहाँ पर जो पुलिस बल है उसकी बहुत कमी है, और ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह चौराहे पर होनी चाहिए और ट्रैफिक पर कंट्रोल हो। तीसरी बात ये है कि जो यहाँ पर जो स्कूटी, कारें, जो टैक्सियाँ जो भी हैं, इनको नियंत्रित करे सरकार, यहाँ पे नगर पालिका नियंत्रित करे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करे। लेकिन ये ऐसा ना हो कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं तो इस तरह की भाईबंदी ना निभाएं, बल्कि जनता की सुविधा का ख्याल रखें। हल्द्वानी में मदरसन कंपनी के कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से कंपनी के बाहर धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि शिकायत करने पर हमें दबाया जाता है। हालांकि कंपनी की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन जरूर दिया गया है। हमारी मांगे बस इतनी है, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अभी हमारी सैलरी 12,500 है, तो हम चाहते हैं 12,500 से 20,000 होनी चाहिए। नहीं, अगर बदसलूकी होती है तो हमारे HR से हमको इंसाफ मिलता है, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे 1 हफ्ता लगेगा, फिर कह रहे थे 15 दिन लगेगा, फिर कह रहे हैं अभी 1-2 महीने लगेंगे करके। पता नहीं क्या होने वाला है अब हमको। हमारी मांग है कि सैलरी बढ़ाए। नाम बताइए। अंजलि। मेन सैलरी की धमकी तो ये मिल रही है कि तुम लोग को नौकरी से निकाल देंगे, HR वाले ऐसा बोल रहे हैं। और बस की दिक्कत की ये थी कि बस के रूट मतलब जैसे हमारे घर से बहुत दूर है, पैदल आते पहले और किराया लगा के फिर बस हमारे स्टॉप बहुत दूर बनाए हमारे बस में। मेन दिक्कत ये है, मेन सैलरी की मांग है और ब्रेक बंद करवाना है बस। प्रशासनीय मैनेजमेंट कर्मचारी आपके अधिकारी बात करने HR वाले आए, बाहर दूर से बात करी, बस हो गया। मांग जो थी मेन वो पूरी नहीं करी। हमसे कह रहे तुम्हारी 16 में से 12 मांगे पूरी कर रखी है, उनमें से जो मांग पूरी करी है वो पहले से चल रही है यहाँ पे, उनमें से कोई मांग पूरी नहीं है। जो मेन थी सैलरी की हुई नहीं है। शासन के निर्देशानुसार वैभव गुप्ता ने हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से शिष्टाचार भेंट कर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्होंने अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली और इससे पहले वैभव गुप्ता शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव भी यहाँ पर काफी प्राप्त किया है और अब नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि लंबित राजस्व वादों के निस्तारण और आपदा प्रबंधन को मजबूत करना और राजस्व वसूली में तेजी लाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हरिद्वार में सीवरेज कार्य के चलते खोदी गई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर रात दिन निर्माण कार्य जारी है। चारधाम यात्रा से पहले सड़कों को पूरी तरह से ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। एक ही दिन में पैकेज 1 और 2 पैकेज के तहत कुल 807 मीटर सड़क निर्माण कर पूरा कर लिया गया है, जिसका स्थानीय लोग और यात्रियों को राहत मिलने का पूरी तरह से लक्ष्य रखा गया है और इसकी उम्मीद के साथ ही कार्य किए जा रहे हैं। लाइन डालने का काम जो चल रहा है उसमें जहाँ काम पूर्ण हो गया था वहाँ पर स्पेशली अपर रोड और मार्केट एरिया में वहाँ पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी रोड रिस्टोर करने के डायरेक्शंस दिए गए थे और उस डायरेक्शन के क्रम में अधिकतर रोड हमारी जो अपर रोड पर है या उसके आसपास की गलियाँ उनको ठीक कर लिया गया है। अभी हमारा जो फोकस है सीवर लाइन का वो नॉर्थ हरिद्वार जहाँ भूपतवाला सरोवर क्षेत्र में जहाँ काम अभी भी पेंडिंग है वहाँ पर लाइन डालने का काम और साथ ही रिस्टोरेशन काम भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। जो हमारी टारगेट है जो दिया गया है वो है कि 30 जून से पहले पूरे शहर में
सभी काम को कंप्लीट कर लिया जाए। दिनेशपुर में एसडीएम थानाध्यक्ष जिला पर आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और औषधि निरीक्षक की टीम ने एक घर में छापेमारी की, जिस दौरान टीम ने इस गोरखधंधे को संचालित कर रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा और मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाओं का जखीरा और दवा बनाने के उपकरण बरामद किए। साथ ही मौके से हिरण के सींग भी बरामद हुए हैं। देखिए, एसडीएम गदरपुर के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई है। यहाँ पर एलोपैथिक दवाओं के बीच में एलोपैथिक दवाएं मिलाकर बेचा जा रहा था, इस पर ये कार्रवाई चल रही है। और जब छापे के दौरान इनको चेक किया गया तो यहाँ पर वन्यजीव के कुछ अंग बरामद हुए, जिसको मेरे द्वारा सीज किया गया है और आगे की कार्रवाई की है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।